इसमें ये लिखा हुआ था कि चंद लोग मिले किसी कंट्री के लॉ के तहत जो कि कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करता हो, तो ये क्या बन जाएगी? फिर कंपनी बन जाएगी। लेकिन अगर आप बाहर के ऐसे लॉ के मुताबिक मिलें जो लॉ कंपनीज को इनकॉर्पोरेट ना करता हो, तो फिर आप कंपनी नहीं बनेंगे, फिर आप क्या बन जाएंगे? एओपी। बस ये था जो अगले सफे पर पॉइंट डी था। एनी बॉडी ऑफ पर्संस, चंद लोग मिले किसी भी बाहर के लॉ के मुताबिक, हाउएवर कंपनी एओपी नहीं बनेगी, क्योंकि कंपनी को कौन सा लॉ डील कर रहा है? कंपनी लॉ बाहर का। और किसी की कंफ्यूजन किसी पॉइंट में? जी आप क्या पूछ रहे थे भाई इधर? कोई ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो टेबल्स थे इनकी डिस्कशन चल रही थी, अब आप टेबल्स पे आ जाएं। पॉइंट 2 में हमने क्या पढ़ा था पेज नंबर 6 पे कि वेयर द इनकम ऑफ अ टाइम पे आया करें, वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, जहां एक बंदे की सैलरी ग्रेटर हो टैक्सेबल इनकम के 75% से, तो फिर ये रेट ऑफ टैक्स लगेंगे। और हमने कहा था सैलरीड बंदा आपने उसको नहीं कहना जो सैलरी कमा रहा है, सैलरीड इंडिविजुअल उसी को कहना है an individual whose income from salary is greater than 75% of taxable income will be considered as a salaried person. अच्छा, अब सवाल यह है कि पेज नंबर 5 के टॉप पे क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 5 का टॉप कहते हैं सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। क्लॉज 2 है अगले सफे पे, कहते हैं अगला सफा पढ़ के आओ, लेकिन वो हमने पढ़ लिया है और पेपर में इस तरह की कोई लाइन आपने याद भी नहीं करनी होती, इसको काट दें, छोड़ पड़े। सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, अगले सफे वाली 2 पढ़ के आओ, वो तो हम पहले पढ़ आए हैं। बाकी लोगों के लिए द रेट ऑफ टैक्स ऑन एवरी इंडिविजुअल एंड एओपी एक्सेप्ट सैलरीड, सैलरीड के अलावा वाले। सैलरीड कौन है? जो सैलरी कमा रहे हैं? नो, सैलरीड वो हैं जिनकी सैलरी इज ग्रेटर देन 75%। तो एक्सेप्ट सैलरीड वालों पे ये वाला टेबल है। अच्छा, अब मैंने ये कहा था कि जब सैलरी कम तो टेबल 1, जब सैलरी कम तो टेबल 1, और जब सैलरी ज्यादा टेबल 2। अब मेरा सवाल है कि जब सैलरी बराबर होगी तो कौन सा टेबल लगेगा? यानी कि आपने टैक्सेबल इनकम का 75% लिया, उसको सैलरी से कंपेयर किया, टैक्सेबल इनकम का 75% और सैलरी बिल्कुल बराबर आ गई, 5-5 लाख आ गई, दोनों अमाउंट्स पर करें, फिर क्या करेंगे? टेबल 1 लगेगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है वेयर सैलरी एक्सीड, वेयर सैलरी। लेकिन अगर सैलरी बराबर हो, तो सैलरी बराबर हो तो भी लिख लें टेबल 1 लगेगा, और अगर सैलरी ज्यादा हो तो टेबल 2। तो बराबर और कम के केस में टेबल 1। ओके, अब जी आप लोगों ने होमवर्क में करना है पेज 8 से लेके 10 तक 9 एग्जांपल्स हैं, ये जरा घर में कर लीजिएगा, 5-10 मिनट लगेंगे आपके। पेज 8 से 10 तक मिल गई है 9 एग्जांपल्स, पेज 8 से 10 तक। एग्जांपल 9 पेज नंबर 10 पे है। चलिए जी, पेज नंबर 3 निकाल लें, हमारी ट्रस्ट की डेफिनेशन रहती थी। इतनी ऊंची ऊंची ऐसे सफ़े पलटने की आवाजें आती हैं जैसे हम प्रिंटिंग प्रेस में बैठे हैं। ट्रस्ट, ट्रस्ट की डेफिनेशन रहती है और यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन रहती है। अच्छा जी, पहले ये समझ लीजिएगा, नोट फिर बाद में कीजिएगा। ये दो बंदे हैं, इंजमामुल हक और वसीम अकरम, इनके पास 2-2 करोड़ रुपया पड़ा है। ये कैपिटल प्रोवाइडर हैं, इन्होंने कहा हमारे पास पैसा है। इन्होंने एक्सपर्ट्स को ढूंढा और एक्सपर्ट्स को ढूंढकर उनको अपना पैसा दे दिया, एक्सपर्ट्स को ढूंढकर अपना पैसा दे दिया, कैश दे दिया। अब ये एक्सपर्ट्स जो है वो इनका पैसा स्टॉक एक्सचेंज में या कहीं और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे।
तो एक्सपर्ट्स विल इन्वेस्ट देयर मनी, एक्सपर्ट्स उनके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। हो गई बात? चलो अच्छा हो गया, अभी तो देख लो। तो एक्सपर्ट्स इनके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अब सवाल ये होगा कि इन लोगों ने इन पर एतमाद किया है, कैपिटल प्रोवाइडर ने एक्सपर्ट पर एतमाद किया है। तो ये हैं एतमाद करने वाले और ये हैं जिन पर एतमाद किया जा रहा है। क्लियर? ओके। उस क्लास में से एक भाई उठ के अच्छा बैठ रहे हैं, ठीक, ये तो अच्छा हो गया। ट्रस्ट, ट्रस्ट एक जिम्मेदारी है, नोट करने दूंगा मैं भी, सबर। ट्रस्ट एक जिम्मेदारी है जो अटैच कर दी जाती है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के साथ। प्रॉपर्टी से मुराद यहां कैश है। ट्रस्ट एक जिम्मेदारी है जो अटैच कर दी जाती है प्रॉपर्टी की ओनरशिप के साथ, यानी कैश की ओनरशिप दे दी जाती है। कौन अपना कैश किसको दे देते हैं? कैपिटल प्रोवाइडर अपना कैश एक्सपर्ट्स को दे देते हैं। ये जिम्मेदारी अराइज होती है एतमाद देने से, ये जिम्मेदारी अराइज होती है एतमाद देने से और एक्सेप्ट करने से। फिर एक एतमाद देता है कैपिटल प्रोवाइडर और जो दूसरे हैं वो एतमाद एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। एक्सेप्टेड बाय ओनर, यहां ओनर से मुराद टेम्परेरी ओनर है। असल में रियल ओनर तो कैपिटल प्रोवाइडर हैं वो लोग। ये लोग जो हैं एक्सपर्ट जिनको हमने कहा है, ये इस वक्त हमारी नजर में टेम्परेरी ओनर्स हैं। आर्जी तौर पर हमने इनको क्या दे दिया है? कैश दे दिया है। ट्रस्ट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो अटैच कर दी जाती है, जुड़ी होती है कैश की ओनरशिप के साथ। ये अराइज होती है एतमाद देने से और टेम्परेरी ओनर उस एतमाद को एक्सेप्ट करता है। अब इससे फायदा किसको होगा? फॉर द बेनिफिट ऑफ एनदर, एनदर से मुराद यहां कैपिटल प्रोवाइडर होगा। फायदा किसको होगा इससे? कैपिटल प्रोवाइडर को। और ऑफ एनदर एंड द ओनर, या अगर खुल के बात करें तो एनदर से मुराद कैपिटल प्रोवाइडर को भी फायदा होगा और टेम्परेरी ओनर को भी कुछ ना कुछ आप कैश देंगे, उनका कमीशन देंगे, उनको भी फायदा होगा। तो इसने दो बातें की। पहली बात इसने की कि कैपिटल प्रोवाइडर्स को भी फायदा होगा और दूसरी बात की कि हाँ हाँ मुझे पता है कैपिटल प्रोवाइडर्स के साथ साथ जो टेम्परेरी ओनर हैं उनको भी फायदा होगा। कहते हैं ये बात भी मेरे सामने है कि टेम्परेरी ओनर्स को भी फायदा होगा। तो पहली बात इसने की कि कैपिटल प्रोवाइडर को मेन फायदा होगा, दूसरी बात इसने की हाँ हाँ कैपिटल प्रोवाइडर को भी फायदा होगा और टेम्परेरी। और इस अरेंजमेंट में यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। यूनिट ट्रस्ट क्या है वो भी नीचे हम देखते हैं। तो आखिरी दफा मैं डेफिनेशन पढ़ा, फिर आप लोग इसको पढ़ें खुद। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कैश की ओनरशिप के साथ अटैच होती है। इसमें एतमाद देने वाला एतमाद देता है और एक्सपर्ट्स उस एतमाद को एक्सेप्ट करते हैं, आरजी ओनर्स। इससे फायदा होता है कैपिटल प्रोवाइडर को भी और आरजी ओनर को भी। नोट कर लें और एक दो दफा जरा डेफिनेशन पढ़ लें, फिर मैं आपके सवाल बाद में लेता हूं। थोड़ा आगे हो जाता है, इधर एक बंदा आएगा तो जगह मिलेगी। इसके विंग्स ऊपर करके ना इसको 22-23 पे कर दो। क्या चीज? अच्छा उसको कौन नोट्स ले अब्दुल्ला को? ओके पढ़े जी। ट्रस्ट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो अटैच कर दी जाती है कैश की ओनरशिप के साथ और ये अराइज होती हैं। इसको यहीं पढ़ के यहीं समझ लें ताकि घर में याद करना आसान हो। जब से हमने शुरू किया है क्लासेस तो ये एक डेडलाइन पहली दफा थोड़ी देर मुश्किल से इंग्लिश आई है, तो इसको फोकस करेंगे तो बड़ी आसान है। ट्रस्ट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो अटैच होती है कैश की ओनरशिप के साथ और ये अराइज होती है एतमाद देने से और अगला बंदा इस एतमाद को एक्सेप्ट करता है, टेम्परेरी ओनर। इससे फायदा कैपिटल प्रोवाइडर को भी होता है और टेम्परेरी ओनर को भी होता है और इस पूरे अरेंजमेंट में यूनिट ट्रस्ट का भी शामिल है। यूनिट ट्रस्ट क्या है वो नीचे देखते हैं जी। एनी क्वेश्चन? ये नोट कर लिया साथ आपने? टेम्परेरी ओनर, कैपिटल प्रोवाइडर, टेम्परेरी ओनर। फायदा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे इन्वेस्ट होते हैं फिर उससे प्रॉफिट आता है, उनमें तकसीम होता है। ओके नेक्स्ट जी। ये हजरात अभी तशरीफ ला रहे हैं उस क्लास में, अल्लाह अकबर। आगे जी। यूनिट ट्रस्ट
असल में जिस वक्त ये लोग पैसा देते हैं तो उस वक्त सबूत के तौर पर इनको एक सफ़ा दिया जाता है। ये जिस वक्त ये पैसा देते हैं उस वक्त सबूत के तौर पर इनको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि आपने हमें ये पैसा दिया है। वो जो सबूत के तौर पे सफ़ा मिलता है या वो जो सबूत के तौर पे डॉक्यूमेंट मिलता है, उस सफ़े का नाम टिकट या यूनिट होता है। उस सफ़े का नाम यूनिट होता है जो सबूत के तौर पे इनको दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये बंदा कहता है कि जी मैं घर से 10 रुपए लाता हूँ, तो इसको सबूत के तौर पे एक टिकट बना देते हैं, एक्सपर्ट्स बना के दे देते हैं, एक सफ़ा बना के दे देते हैं कि हमने आपका 10 रुपए ले लिया, उसके बदले आपको ये टिकट दे दी। इसे शायद शेयर भी कहते हैं, लेकिन हम इसे टिकट या यूनिट्स का नाम रखेंगे। अगर ये 20 रुपए लाए तो इसे एक टिकट और दे दी जाएगी। ये बंदा कहता है मैं 10 रुपए लाता हूँ, एक टिकट इसको दे दी जाएगी। ये बंदा कहता है मैं 10 रुपए और लाता हूँ, एक टिकट इसको दे दी जाएगी। ये बंदा कहता है मैं 10 रुपए और लाता हूँ, एक टिकट इसको दे दी जाएगी। तो इसे कहते हैं यूनिट्स। अब जिसके पास ज्यादा यूनिट्स होंगे उसका कैपिटल भी ज्यादा होगा, यानी वो पैसे भी ज्यादा लाएगा। इधर वाला 30 रुपए लाया, ये वाला 20 रुपए लाया। और जिसके पास ज्यादा यूनिट्स होंगे, जब प्रॉफिट बांटा जाएगा तो उससे प्रॉफिट भी ज्यादा बांटा जाएगा। तो किसका किस में कितना हिस्सा है, इसको यूनिट्स में तकसीम करके तोड़ के इनके दरमियान जो है वो बांट दिया जाता है। तो बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि ये 10 10 10 30 रुपए लाया और ये 10 10 20 रुपए लाया। बस ये है यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट, ये एक ऐसा एतमाद है जिसमें कैपिटल, बेनिफिशियल इंटरेस्ट से मुराद है यहां कैपिटल, पैसा, कैपिटल मनी। यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा एतमाद है जिसमें पैसे को तकसीम कर दिया जाता है इनटू छोटे छोटे यूनिट्स। पैसे को यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाता है सो दैट द राइट ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी से मुराद कैपिटल प्रोवाइडर, सो दैट द राइट ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर, के कैपिटल प्रोवाइडर का राइट टू इनकम, हर साल के एंड में जो इनकम आएगी, या द राइट ऑफ बेनिफिशियरी टू कैपिटल, जिस वक्त कारोबार बंद होगा उस वक्त इनको इनका कैपिटल वापस करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ बेनिफिशियरी टू इनकम, उसका इनकम में हक, एंड राइट ऑफ बेनिफिशियरी टू कैपिटल इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ, जिसके पास ज्यादा यूनिट्स होंगे उसकी ज्यादा इनकम होगी। यूनिट्स ज्यादा होंगे तो इनकम ज्यादा होगी, जिसके पास कम यूनिट्स होंगे उसकी इनकम कम होगी। अब जरा एक दो दफा इसको पढ़ लें। ओके, यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा एतमाद है जिसमें पैसे को तकसीम कर दिया जाता है किसमें, यूनिट्स में, सो दैट राइट ऑफ द कैपिटल प्रोवाइडर, कैपिटल प्रोवाइडर का हक टू द इनकम, जो हर साल के एंड पे प्रॉफिट आए, या राइट टू द कैपिटल, जब कारोबार बंद हो तो कैपिटल बांटा जाता है, पैसा वापस किया जाएगा। सो दैट राइट ऑफ कैपिटल इज डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ, the more units you will have the more income you will earn, the less units you will have the less income you will earn। तो इस बबलू को ज्यादा इनकम होगी क्योंकि इसने 3 यूनिट्स हैं और इसको कम इनकम होगी, इसके पास 2 यूनिट्स हैं। क्लियर? आखिरी दफा जरा पढ़ लें आप एक दफा दोबारा, व्हाट इज यूनिट ट्रस्ट। किसी को कल वाले नोट्स ना मिले हो इधर हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, नोट्स ये वही हैं जो पहले चैप्टर वाले बांटे हुए हैं, ये लेट आने वालों को दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन वाले परेशान ना हो कि क्लास में कौन से अलग से नोट्स बांटे जा रहे हैं। और जी हाथ खड़ा रखेंगे आप जब तक आपको नोट्स ना मिल जाए। आ जाइए रात पेज 7 पे।
पेज नंबर 7, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? आप जरा इधर पहले तशरीफ ले आए, पेज नंबर जरा 4 पे, जो कल हमने पढ़ा था। ये जो सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स है ना, इसको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। इसको क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। इन सबको आप जमा कर देना तो इसे क्या कहते हैं? टोटल इनकम। इसे क्या कहते हैं? टोटल इनकम। और ज़कात एक बड़ा छोटा सा नाम है। टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए जो चीजें माइनस की जाती हैं उनमें से एक हमने जो भी पढ़ी है वो ज़कात है। ज़कात की तरह और भी चीजें माइनस करने की इजाजत है, इसलिए ब्रॉड लफ्ज है डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल यानी माइनस होना है। डिडक्टेबल अलाउंस, अलाउंस का लफ्ज उसने वैसे लिख दिया, डिडक्टेबल अलाउंस। टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए जो चीजें माइनस होनी है उनका नाम है देख लो अच्छी तरह, नोट सही है तो हाथ ऐसे खड़े रखना था इन तक। अबू बकर ऐसे 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 खड़ा करो, हाथ खड़ा रखो। अच्छा जी, जैसे समोसे बांटे जा रहे हैं और आप फिक्रमंद हो ना, उस तरह नोट्स में फिक्रमंद हुआ करें। अच्छा जी, तो टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए जो चीजें माइनस होंगी उनका नाम क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस की एक मिसाल है ज़कात। डिडक्टेबल अलाउंस की एक मिसाल है ज़कात। टोटल इनकम से जब आप डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर देते हैं तो जो जवाब आता है उस जवाबे को क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम पे जब टेबल में जाके रेट लगाते हैं उसे कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। इसमें से जब डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो इसे कहते हैं इनकम टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। डिस्काउंट का मतलब है टैक्स क्रेडिट, यानी ये टैक्स आपको माफ है। जी, टैक्सेबल इनकम बताया किसको? उन्हें को मुझे बताएं, मैसेज करेंगे क्या रिप्लाई अभी कौन है? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या है जी? सारे हेड्स को जमा करें, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी। जवाब जो आ जाएगा टोटल इनकम, उसमें से ज़कात माइनस करें, यू विल गेट अ टैक्सेबल इनकम। The taxable income of a person for a tax year shall be the total income. Taxable income होगी total income for the year reduced by total of any। दूसरी क्लासों में विस्परिंग करनी है, कान में बात करनी है, और इस तरह कान में बात करनी है अपने साथ वाले के कि सिर्फ उसी को आवाज आए, लेकिन ये भी नहीं कि उसके कान में बात ही करते रहे हर वक्त। The taxable income of a person shall be the total income for the year reduced by total of any। टोटल इनकम में से रिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर देंगे, एक चीज बाहर आएगी जिसका नाम क्या होगा? टैक्सेबल इनकम। एक साहब हैं, वो कहते हैं जी टैक्स ईयर 2019 में मैंने सैलरी कमाई 2,50,000, बिजनेस इनकम कमाई 1,50,000 और मैंने ज़कात पे की अंडर उशर ऑर्डिनेंस 4,70,000। ये जो ज़कात अंडर उशर ऑर्डिनेंस है, इसका मतलब ये है कि ज़कात जो है वो आपने हुकूमत के खजाने में जमा करवाई है। उशर ऑर्डिनेंस, उशर एक इदारा है पाकिस्तान में जो ज़कात और उशर इकट्ठी करता है, तो आपने जाके ज़कात उस खजाने में जमा करवानी है। अगर आपने उस खजाने में ज़कात जमा नहीं करवाई तो ये ज़कात नहीं समझी जाएगी। ये बात आज मैंने आपसे पहली दफ़ा की है। अगर आप गरीबों को ज़कात दे दें, अगर आप रिश्तेदारों को ज़कात दे दें, अगर आप हमसायों को ज़कात दे दें, अगर आप फ़कीरों को ज़कात दे दें, तो ज़कात माइनस करने की इजाज़त नहीं। ज़कात वही ज़कात है जिस ज़कात का आपके पास एविडेंस हो, रसीद हो। रसीद भी सिर्फ वही रसीद मानी जाएगी जो हुकूमत ने आपको दी है। तो हुकूमत कहती है आप हमें ज़कात दो, हम आगे बताएंगे ज़कात लाके किसको देनी है। तो इसलिए ज़कात आपने हुकूमत के खजाने में जमा करानी है एज पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो ज़कात आपने हुकूमत के खजाने में जमा करवाई है 4,70,000। अब जी अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ आऊँ तो सैलरी इनकम कितनी है? 2,50,000। बिजनेस इनकम 1 लाख। इन दोनों को जमा किया तो क्या जवाब आ गया? टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी आ गई? 4 लाख। लेकिन मैंने ज़कात टोटल इनकम से भी ज्यादा दे दी है। इट इज पॉसिबल, ऐसी तो बात नहीं है कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि ज़कात आपकी इनकम पे नहीं होती है, ज़कात तो आपके एसेट्स के ऊपर होती है। तो हो सकता है आपने इस साल में कुछ भी ना कमाया हो या बहुत कम कमाया हो, लेकिन आपके घर के अंदर इतने करोड़ों रुपए पड़े हैं, कैश पड़ा हुआ है, ज्वेलरी आपके घर के अंदर इतनी पड़ी हुई है कि उस पर ज़कात बनती थी। तो ज़कात 2.5% निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, वो फिगर आपको दी होगी जैसे सवाल में दी हुई है। हाँ, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आप कमा रहे हो 4 लाख और ज़कात दे रहे हो 4,70,000। ऐसी सूरत में अगर हम कैलकुलेटर पकड़ें तो कैलकुलेटर जवाब देगा -70,000। अगर ये पॉजिटिव आता तो इसका मतलब होता कि हमने हुकूमत को टैक्स देना है, लेकिन क्या ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि शहबाज शरीफ अब आप हमारे दरबार में तशरीफ लाएं और आप हमें टैक्स दें? इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका मतलब है नेगेटिव अगर इनकम आ जाए, उल्टी इनकम आ जाए, अगर उल्टी हो जाए तो ऐसी सूरत में आपने ये नहीं कहना हुकूमत को
कि इनकम उल्टी आ गई है, मुझे बेचारे को नुकसान हो गया, तो हुकूमत तुम मुझे कुछ दो, ऐसी बात नहीं करनी आपने। तो इसलिए नेगेटिव का कोई तस्वुर नहीं है। आपने जैसे ही कैलकुलेटर पे नेगेटिव 70,000 आया, आपने आइस क्लोज करनी है। ऑन का बटन आपको ज़बानी याद होता है कहाँ है, ऑन का बटन दबाना है। ऑन का बटन दबा के कैलकुलेटर पे देखने क्या लिखा होगा, जो कैलकुलेटर पे लिखा होगा वो 0 लिखा होगा, उस आंडे को आपने यहां लिख देना है। तो इसलिए नेगेटिव 70,000 की बजाय आपने जवाब पेपर में क्या लिख के आना है, 0। इसीलिए सवाल कह रहा है बट नॉट बिलो 0, 0 से नीचे जाने की इजाजत नहीं है। टैक्सेबल इनकम कैनॉट बी नेगेटिव। साथ वाले के कान में प्यार से कहें, टैक्सेबल इनकम कैनॉट बी नेगेटिव। कह दें कुछ नहीं होता। टैक्सेबल, इसी तरह दोस्ती बनती है। पहली दफा आज बैठा है, टैक्सेबल इनकम, आप तो उसकी तरफ चेहरा भी नहीं कर रहे, आप क्या अजीब लोग हैं। टैक्सेबल इनकम कैनॉट बी नेगेटिव, टैक्सेबल इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर कोई साइंसदान हो और वो ये कहे कि जी ये टैक्स ईयर 2019 है, तो मैं एक साइंस मारूं, मैंने कमाया कितना 4 लाख, ज़कात कितनी 470, कितना माइनस नहीं हो सका इस साल 70, कितना माइनस नहीं हो सका ये 70। हुकूमत पाकिस्तान, मेरे प्यारे शहबाज शरीफ, तू मेरी बात मान जा खुदा के लिए, ये 70,000 मुझे अगले साल माइनस करने दे। हाँ, अगले साल की अपनी ज़कात भी मैं माइनस कराऊंगा, उसके साथ बबलू शहबाज शरीफ अगर मुझे तो ये माइनस करने दे तो मैं तुझे जप्पी डालूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा सॉरी, नो जप्पी। तो जी, किसी का कोई कमेंट हो ना तो मुझे पर्ची पे लिख के दे दिया करें, मैं जाके पढ़ लूंगा। अगर आप सारे कमेंट देने लग जाएंगे तो फिर कमेंट्स की क्लास ही हो रही होगी। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, तो बता दें जी 2019 में कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था 470, कितना हुआ 400, कितना नहीं हुआ 70। क्या 70 जो इस साल माइनस नहीं हो सका, क्या मैं उसको अगले साल की ज़कात का पार्ट बना के माइनस कर सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं ज़कात कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर, मैं ज़कात को धकेल के अगले साल माइनस नहीं कर सकता? एक साइंसदान का बाप उठा, उसने तो अजीब ही बात की, उसने कहा अच्छा शहबाज शरीफ कान इधर कर, कहते हैं 4,70,000 तूने मुझे इस साल माइनस नहीं करने दिया, चल कोई मसला नहीं, पिछले साल की कैलकुलेशन मुझे रिवाइज करने दो। जैसे आज आप जाएं और जाके मैट्रिक का इंग्लिश का पेपर दोबारा दे दें, तो आपने कहा कि भाईजान आज खड़े होके 19 में मुझे 18 की कैलकुलेशन रिवाइज करने दो, और 18 के साल में ये वाला 70,000 माइनस करने दो, चल नस, इसकी भी आपको इजाजत नहीं है। तो ये 70,000 कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, अगले साल अभी नोट करने दूंगा, कैनॉट बी, ये 70,000 कैनॉट बी कैरिड बैक, इसको पिछले साल कैरी बैक नहीं किया जा सकता। ना इस साल 70,000 माइनस होगा, ना अगले साल 70,000 माइनस होगा, ना पिछले साल 70,000 माइनस होगा। तो इसका मतलब है 70,000 मर गया, अब इसका जनाजा ही उठेगा। तो 70,000 को चारपाई पे डालें और नीचे से अब ये भी हिला दें और इसको उठा के जो है वो आप लेके चले जाएं। तो 70,000 डेड हो गया, इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलें जी, नोट कर लें, कर लें, कुछ नहीं होता, नोट कर लें। भाईजान को नोट्स दें, ये पता नहीं पुरानी किताब 1980 की लेके बैठे हुए हैं। जी एनी क्वेश्चन? खामोश रहे ना, आपस में बातें ना। हाँ जी भाई, लेट क्यों आए? आप फिर जम मार के थोड़ा इधर आ जाते ना, आसानी से नजर आ जाएगा। देख लो, आपकी मर्जी है, वैसे यहाँ भी आ सकते हो। नोट्स इनको दे दें, उनको भी दे दें। कितनी कॉपीज चाहिए, हाथ खड़ा कर दें, 7-8 कॉपीज ले आओ, 9 कॉपीज। और उधर भी चक्कर लगा लो, वो वक्त इधर भी एकदम चक्कर लगा लेना, दूसरे नोट्स।
चलें जी, ज़कात जो आपकी थी 2019 में माइनस नहीं हो सकी, 20 में भी नहीं माइनस हो सकती और 18 में भी नहीं माइनस हो सकती। इस ज़कात के अगेंस्ट अब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नीचे आ जाए, जरा ज़कात का सेक्शन पढ़ें, सेक्शन 60 ज़कात। एक बंदे को इजाजत है डिडक्टेबल अलाउंस की ज़कात जो उसने पे की है उस साल अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ज़कात सिर्फ वो वाली माइनस करने की इजाजत है जो उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा करवाई। ज़कात का जो नाम है वो है डिडक्टेबल अलाउंस। ज़कात का जो नाम है वो है डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस ज़कात का एक ब्रॉड नाम है। ज़कात माइनस करने की इजाजत है अगर आपने उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा करवाई है। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड, एक बंदे को इजाजत है टू डिडक्ट के वो माइनस कर ले ज़कात जो उसने पे की है बाय द बंदा उसने इन अ टैक्स ईयर इस साल अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। एन अलाउंस, अलाउंस से मुराद वही डिडक्टेबल अलाउंस, ये जो अलाउंस है एन अलाउंस यानी ज़कात। अ ज़कात फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट फुली माइनस, जो फुली माइनस नहीं हो सकी। कितनी माइनस नहीं हो सकी? shall not be refunded, shall not be carried forward, shall not be carried back। अब ये फिक्रा बोले साथ वाले कान में, shall not be refunded, shall not be carried। ना नेगेटिव 70,000 लिख के हुकूमत से पैसे रिफंड मांगो, ना अगले साल मेहनत करो, ना पिछले साल मेहनत करो, तो फिर ज़कात मर गई, ज़कात डेड होगी। तो रिफंड नहीं होगी 2019 में, 2020 में माइनस नहीं होगी और कैरी बैक करके पीछे धकेल के 2018 में भी माइनस नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि ज़कात ज़कात समझी कब जाएगी? जब आपने उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा। इट मींस ज़कात पेड टू रिलेटिव्स स्लैश पुअर स्लैश बैक, स्लैश ना डालें, ऐसे रिलेटिव्स ने देख लेना। अच्छा, ज़कात पेड टू रिलेटिव स्लैश पुअर स्लैश बेगर विल नॉट बी माइनस, ये माइनस बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ज़कात एज पर ज़कात एंड, क्योंकि ये ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ज़कात नहीं है। बट अगर सवाल खामोश हो, सवाल में खामोशी हो, खामोशी का क्या मतलब है? ज़कात दी ना हो, नहीं नहीं ज़कात दी हो लेकिन बताया ना हो ज़कात कहां जमा करवाई, तो यू बबलू विल अज्यूम दैट ज़कात इज बीइंग पेड अंडर ज़कात एंड, फिर आपने अस्यूम करना है कि ज़कात किसके मुताबिक जमा करवाई गई है? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। मोबाइल सीधा रख के बैठे होते हैं या उल्टा रख के बैठे होते हैं? उल्टा रखें, उल्टा उल्टा रखें, ऐसे मुंह ऐसे किया करें, उसने तो जेब में डाला हुआ है, इसे ऐसे ना रख के बैठा करें कि और तो नजर मार ली, अच्छा चलो ये खोल के देख लेते हैं, पैर सर पड़ा देने। अच्छा जी, देख लें मैं पूरी रो जरा चेक करें, उल्टा कर दिया मोबाइल, बैग में डाल दिया। चलें जी, टोटल इनकम, अगली डेफिनेशन इसी सफे पे, कौन सी जी? टोटल इनकम। द टोटल इनकम इज सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर। टोटल इनकम, सारे हेड्स की इनकम को जमा कर लें तो एक चीज बाहर आएगी, यू विल कॉल इट एज टोटल इनकम। इसी सफे पे हम, इसी सफे पे हैं। आई हैव नॉट सेड जिथे दी, यानी कहीं वापस आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये एक सवाल है, एक साहब कहते हैं कि जी मैंने सैलरी कमाई है 7 मिलियन, कैपिटल गेन इनकम कमाई है मैंने 9 मिलियन, और इनकम फ्रॉम बिजनेस टॉयज मैंने बेचे हैं वो 3 मिलियन के हैं। ये भाई क्या देख रहे हैं व्हाइट शर्ट, वहां से कैसे देख रहे हो? मैं तो यहाँ से पढ़ा हूँ। मुस्कुराया करो ना जब मैं बात कर रहा हूँ, तो सीरियस ना हुआ करो, फिर बात नहीं होती मेरी। इधर देखो, नहीं नहीं व्हाइट, रेड रेड कैप के आगे वाले जो भाई, हाँ ये। तो सैलरी कमाई है इन्होंने 7 मिलियन, कैपिटल गेन इनकम कमाई है 9 मिलियन, और इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है टॉयज बेच के, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है टॉयज बेच के 3 मिलियन, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी? इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है टॉयज बेच के 3 मिलियन। और भाईजान अम्मों के बाग हैं, आम बेच रहे हैं, पीले वाले आम बेच रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है एग्री, वो जो है ना ये क्या कहते हैं, सरगोदा वाला बैठा हुआ है। अच्छा, तो माल्टे बेच रहा है, इसने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है, कौन सी जी? एग्री कल्चर की इनकम कमाई है। आगे जी, और क्या पे की है? ज़कात। पाया 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 खोया, इज इट सो? ये कमाया 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 और खोया, तो ये पैसे कमाए हैं 7, 9, 3 और 4 और 0.5 आपके पास से गए हैं। इफ वी
मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करें तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है 7, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 9, इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्वाइस। चलें जी एक धमाका आज, एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में माफ है जितने मर्जी माल्टों के बाग लगाएं, इस पे आपने टैक्स जमा नहीं कराना, नोट करने का टाइम दिया जाएगा, बूते इधर रखें। तो एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में माफ है जितने मर्जी आप माल्टों के बाग लगाएं, जितने मर्जी आप मुल्तान के अंदर जाके मैंजोज के बाग लगाएं, कोई मसला ही नहीं, एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में माफ है। अच्छा जी, माफ का मतलब ये नहीं कि आपने इसको टोटल में नहीं लेना, जरा मुझे टोटल इनकम बता दें इस बबलू की कितनी है, टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी आ गई 23। अब आपने बताएं 23 पे टैक्स जमा कराना है या 23 में से 4 माफ है। अब आप पकड़ें 4 को और 4 को पकड़ के लेस कर दें, लेकिन ये डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, इसका नाम ज़कात नहीं है, इसको हम किसी और वजह से निकाल रहे हैं। लेस इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्रीकल्चर, इसको आप माइनस कर दें 4 को, अब आपका जवाब आ गया 19। अब ये 4 आपसे पूछेगा मुझे क्यों निकाला, आप इसे कहेंगे कि तुम्हें इसलिए निकाला क्योंकि तुम्हारे पे टैक्स नहीं बनता, इसलिए तुम्हें निकाला, लेकिन अभी ज़कात माइनस नहीं की, इसलिए टोटल इनकम का लफ्ज आप दोबारा लिख लें, टोटल इनकम का लफ्ज आप दोबारा लिख लें। तो ये जो टोटल इनकम है इसको हम टोटल इनकम कहा करेंगे और नीचे वाली को हम अपने समझने के लिए टोटल इनकम कहा करेंगे, ताकि दोनों के अंदर जो है वो वाज़ेह फर्क हमें जो है वो पता चल जाए कि ऊपर वाली में एग्जेम्प्ट इनकम पड़ी हुई थी और नीचे वाली में एग्जेम्प्ट इनकम नहीं पड़ी हुई थी। तो ये टोटल इनकम हो गई और ये टोटल इनकम हो गई। अब जी वो मशहूर जमाना डिडक्टेबल अलाउंस है वो आप माइनस कर दें, दैट इज ज़कात। अब बता दें इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई। तो अगर कोई इनकम माफ है तो उसे पहले शो करने, शो करके फिर दोबारा माइनस कर देना, और ये नहीं आपने कहना कि मुझे क्लास में बुलाया क्यों था अगर निकालना ही था, इस तरह की बातें नहीं करनी, बस इसे पहले बुलाने, बुला के फिर इसको निकाल देना। चलें एनओटी कर लें। एब्रीविएशन यूज ना करें, आप पूरा लिखें, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। भाई इसको 16 पे करो, 25 वाले को, ठीक है चलो ठीक है। हाँ ये लिस्ट एक चैप्टर में दी होगी कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चर की ना हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर वहां पर डिटेल से बात आ जाएगी। वो कह रही है रहने दो, बैठ तो जाके रहने दो। तो एग्जाम्प्ट इनकम को इसलिए ऐड करेंगे ताकि पता चले कि ये हमने कमाई है, और टोटल को 23 पे लाएंगे, फिर दोबारा 4 को माइनस कर देंगे। अब टोटल इनकम का लफ्ज 2 दफा आएगा। अब टैक्सेबल में पड़ी भी है ये 4, ये आप 18.5 पे नजर रख के ऐसे ऊपर देखें, इसमें 4 पड़ी हुई है, पड़ी हुई थी लेकिन आते आते दोबारा क्या हो गई है, माइनस हो गई है। ओके ये तो टाइम दे दिया जाए तो अगले 2 साल भी लोग नोट करते रहेंगे, लीव इट, चले आगे। एक तरफ आप कह रहे हैं पूरा लिखो, आईएफएस नहीं लिखना, इनकम फ्रॉम सैलरी लिखना, दूसरी तरफ कह रहे हैं जल्दी नोट करो, मैं इंसान ही हूं मैं। अच्छा जी, द टोटल इनकम इज सम ऑफ, टोटल इनकम है इन चीजों का जमा, इन चीजों का जमा, पर्सन इनकम अंडर एंड पूरा बाद में क्लास के बाद, एंड पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एंड पर्सन इनकम
एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्ट इनकम को भी आपने टोटल इनकम में डालना है। इन पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, ऑर्डिनेंस लॉ, प्रोविजन से मुराद इस लॉ की कोई लाइन, कोई कानून, अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, लॉ की किसी के मुताबिक जो इनकम आपकी माफ हो गई वो भी टोटल इनकम में क्या होगी, ऐड होगी। इधर वो बात नहीं लिखी हुई कि अलग से आप लेस भी करेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हम उस पर टैक्स तो नहीं जमा कराएंगे, हमें डीओजी ने बाइट किया तो इसलिए मोहतरम जो एग्जेम्प्ट इनकम होगी उसे इनकम में ऐड तो किया करेंगे, क्योंकि यहां लिखा हुआ है आपने ऐड करना है, एंड यानी टोटल इनकम का पार्ट बनाएंगे, लेकिन टोटल तक पहुंचते हुए उसे माइनस कर देंगे, बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यहां तक इसको ऐड करेंगे। अच्छा एक बात है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने एहतियात के दर्जे में ना ऊपर भी एक बात कर दी है ब्रैकेट में, कहते हैं एक बात ध्यान रखना, टैक्सेबल इनकम में कभी भी एग्जेम्प्ट ना पड़ी हो, टैक्सेबल इनकम मुझे सबसे नीचे वाली है, टैक्सेबल इनकम में एग्जेम्प्ट ना पड़ी हो, टैक्सेबल इनकम में सिर्फ 10 के ए वाली चीजें हों, टैक्सेबल इनकम में सिर्फ 10 के ए वाली चीजें हों, 10 के बी वाली चीजें टैक्सेबल का पार्ट नहीं बनानी। आप मुझे जाके बताएं क्या टैक्सेबल इनकम में 10 के ए वाली चीजें ही है ना, यानी वो जो 10 के बी वाली चीज थी एग्जेम्प्ट, क्या ये 18.5 में पड़ी है, नहीं पड़ी हुई, तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि आपका 4 जो है वो टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए ऐड नहीं हुआ हुआ, बल्कि हुआ हुआ भी माइनस कर दिया था। तो ये उसने ऊपर एहतियात के दर्जे में बता भी दिया, लेकिन ये कोई अंग्रेजी आपने याद नहीं करनी अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10, लेकिन उसने बताया कि टैक्सेबल इनकम में सिर्फ 10 के ए वाली चीजें ऐड होंगी या 10 के ए और बी दोनों, ए वाली। अच्छा जी, हेड्स ऑफ इनकम, ये तो आपको पता है कौन से हैं, पढ़ लें। फॉर imposing the tax and calculating total income, all income shall be classified under the following head: salary, property, business, capital gain and income from other sources। सबको जमा कर लेंगे, that will be called as total income। अच्छा जी, एक साहब कहते हैं मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है 10 और इनकम फ्रॉम सैलरी है मेरी 5, टोटल इनकम है मेरी 15, ज़कात है मेरी 2 और टैक्सेबल इनकम है मेरी 13। इस ज़कात को हम क्या कहते हैं, औखा सा नाम है इसका, डिडक्टेबल अलाउंस। क्लियर? असल में कुछ चीज़ें ना ऐसे ही लोगों ने बनाई होती हैं रोप डालने के लिए। अगर आप बोलें वी परचेज लैंड, तो मेरे ख्याल से एक नॉन अकाउंटेंट को भी समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप रोप डालने के बोलें लैंड इज बीइंग डेबिटेड, वो आप कहेगा यार ये लेवल है इस बंदे का, हालांकि आपको पता है लेवल कोई नहीं है, लैंड बड़ी है, बस लैंड डेबिट हुई है तो लैंड बड़ी है, तो बस ये ज़कात है, ज़कात माइनस करनी होती है। अब आप रोप डालने के लिए किसी को कह दें वी आर सपोज टू डिडक्ट द डिडक्टेबल अलाउंसेस, सो ये ऐसी चीज़ें होती हैं रोप डालने के लिए। ओके अब जी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो 10 की है ये कैसे आई होगी, बिजनेस की सेल हुई होगी और खर्चे माइनस हुए होंगे, जिनको शौक चढ़ा है कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने का, वो भी खर्चा ही होता है, तो सेल में से खर्चे माइनस होते हैं तो इनकम आ जाती है। फर्ज करें 13 मिलियन आपकी सेल है और 3 मिलियन के आपके खर्चे हैं, तो 13 माइनस 3 कैलकुलेटर वगैरह कितना आ रहा है आजकल, 10, तो 10 इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। इस सेल का मुश्किल सा नाम है चार्जेबल, चार्जेबल एक्सपेंसेस का मुश्किल सा नाम है डिडक्शंस। एक्सपेंसेस का क्या नाम है, चलें जी नोट कर लें। फिर हम फर्क देखते हैं डिडक्शन में और डिडक्टेबल अलाउंस में। भाई अगर जमाई लेनी है तो खुल के ले, ये जो रोक रोक के लेते हो ये ना लिया करो, और हाथ आगे रखा करो। नहीं नहीं वो नहीं माइनस होगा। भाई पूछ रहे हैं ब्लैक पॉइंटर पेपर में अलाउड है, भाई इनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आई कैप की वेबसाइट पे जाके ईमेल कर दो और रिप्लाई भी शेयर करना है आपने। चलें जी, बैठे बैठे चलें आगे। दिन रात एक कर रहे हैं।
दिन में पढ़ा है, रात को नींद ज्यादा ही आप लोगों को। वैसे आपको मैंने बता दिया था अभी 8 बजे सो जाया करें और 1 बजे उठ जाया करें, तो 1 से लेकर 6 बजे तक अन्ना टाइम होता है, पढ़ पढ़ के बंदा पागल, इसीलिए नहीं पढ़ते हम कि पागल ना हो जाए। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टेबल अलाउंस एंड डिडक्शन? ये जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम तक आते आते जो माइनस हो जाए उसे कहते हैं खर्चा, डिडक्शन। ये 3 रुपए क्या होगा? ये बिजली के बिल होंगे दुकान के, मुलाजमीन की तनख्वाहें होंगी, कोई दुकान का रेंट होगा, कोई दुकान के सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह होगी, ये वो है। अलाइनमेंट सही रखा करें। तो ये 3 मिलियन वो है। तो जो खर्चे बिजनेस के हैं वो यहां माइनस होंगे। अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी के खर्चे होंगे वो यहां माइनस करेंगे, अगर आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के खर्चे होंगे वो भी यहां माइनस करेंगे, इसी तरह हर हेड के अंदर। तो जो जिस हेड के खर्चे हैं वो उस हेड में माइनस होंगे, जिस हेड की चीज होगी उसी हेड के हेड में जाके मारेंगे हम उसे। तो जो जो हेड के खर्चे हैं वो वहां माइनस हो जाएंगे, बचा कुचा प्रॉफिट चलते चलते टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। टोटल इनकम में से एक ऐसी चीज माइनस होगी जो कहीं से माइनस नहीं हो सकती, ज़कात। ज़कात बिजनेस का खर्चा नहीं है, ज़कात तो आपकी अपनी एक पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी है। तो ज़कात कहां से माइनस हुआ करेगी? टोटल इनकम में से। सो गाइस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्शन टोटल इनकम तक आते आते माइनस हो चुकी होती है, ये उस हेड का स्पेसिफिक खर्चा होता है, और डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम के बाद माइनस होता है। करके आगे चलें, चलें, गुड। पढ़े ये पॉइंट टू कहते हैं, छू कहते हैं, ठीक है। कार पे जाते हैं, खार पे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, फिर जाके बिस्किट परचेज करते हैं, परचेज करते हैं, अच्छा जी। पॉइंट 2, द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम। ऐसी बातों को बंदा दिल पे तो नहीं लेता, ले भी ले तो क्या है। द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम, द इनकम अंडर आ का मतलब है हर हेड की अलग अलग निकलेगी, ऐसा ही है ना। तो इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम शैल बी टोटल चार्जेबल। टोटल चार्जेबल का क्या मतलब है? सेल, सेल जो आपने कमाई, डिराइव बाय द बंदा अंडर द हेड एज रिड्यूस्ड बाय टोटल शन, शन शन, डिडक्टेबल अलाउंस नहीं, डिडक्शन। ये क्या है? शन शन, और ये क्या है? टेबल टेबल टेबल, और ये शन। तो चार्जेबल में से जब आप शन माइनस कर दें तो यू विल गेट, नो यू विल नॉट गेट डिडक्टेबल। चार्जेबल में से जब डिडक्शन माइनस कर दें यू विल गेट इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम। फिर उन सारी हेड्स ऑफ इनकम को जमा करेंगे, यू विल गेट टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आप डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे, यू विल गेट टैक्सेबल इनकम। There is a possibility that you are sitting in paper in examination hall and the sale is 70 and the reductions being given in paper are maybe you can say उर्दू में बात करते हैं, ऐसा हो सकता है पेपर में, क्या पेपर में बैठे हो तो सेल हो 70 और खर्चे हो 90 के। अब आपको लॉस आया या लॉसा आया, रुपीज इन मिलियन है, लॉसा आया बड़ा सा। तो अब ये जो 20 मिलियन का लॉसा आया है, इस लॉसे को आपने पकड़ना है और इस लॉस को पकड़ के -20 यहां लिख देना है। यहां नेगेटिव लिखने की इजाजत है क्योंकि ये नेगेटिव फिगर डिडक्शन की वजह से आई है, डिडक्टेबल अलाउंस की वजह से नहीं आई। और इंशाल्लाह जनवरी में हम पढ़ेंगे ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है। बहरहाल अभी छोड़ें इस बात को, बस आपको ये बताना मकसूद और मतलूब था कि अगर कभी चार्जेबल अमाउंट में से डिडक्शन क्या करें, माइनस, तो फिर उल्टी भी नेगेटिव फिगर भी आ सकती है। ये अगला पॉइंट है, एनओटी कर लें। अच्छा, मैं नोट करने को कहता हूँ, कुछ लोग ना नोट करने के 10 सेकंड तक ऐसे ही बैठे होते हैं, ये एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, दे डू हैव द राइट टू इनकम और कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन द बेनिफिशियरी। अच्छा,
ऐसे चीज को ना ज्यादा अपने सर पे सवार ना किया करें, बस तसल्ली से याद कर लिया करें, याद रह जाती है। जैसे कब्रिस्तान पहुंचे हो, 12 जून 22 को मरा है, टैक्स ईयर 2022 बनता है, तो ये बंदा जा रहा हो, पता नहीं 183 डेज रुका होगा या नहीं, कोई आपको जाता हुआ नजर आ जाए सड़क पे, जॉन इधर आ, फिर कितने दिन रुके पाकिस्तान में, सवार ना किया करें चीज को अपने अपने। ओके, आज दुकानदारों के पास पहुंचे हो, हाँ सेल कितनी है तेरी बता, खर्चे कितने हैं, ज़कात कितनी दी। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस गाइस। अब हर गाय 0.3 पे आए, where the total deduction allowed to a person for a year under a head exceed the total chargeable, where the deduction exceed the chargeable। बेटा क्या हो गया, मैं सीए कर रहा हूँ, इसको बोला करें घर में, where the total deduction exceed the chargeable, where the total deduction exceed the banda shall be assumed as bardashting a loss। क्या assume किया जाएगा, बंदा क्या बर्दाश्त कर रहा है, लॉस बर्दाश्त कर रहा है। It will be assumed that person is sustaining a loss। हमने कहा इस लॉस का क्या करें, इस लॉस का क्या करें। A loss for a head of income shall be dealt with in accordance with chapter 14। कहते हैं छुरी थले सालें, हम इस लॉस को चैप्टर 14 में देखेंगे, इसका क्या करना है। हमने कहा नहीं फिर भी थोड़ा सा जरा भी बता दो मेरा नॉलेज, तो उसने कहा ठीक है इंशाल्लाह चैप्टर 14 में देखेंगे। हमने कहा नहीं फिर भी थोड़ा सा, उसने कहा नहीं चैप्टर 14 में देखेंगे। भाईजान आपको सलूट हो अगर आपका सबर गूगल मैप्स जैसा हो जाए। वो जो गूगल मैप्स के अंदर बाजी की आवाज आती है, तो आप जो है वो 1000 दफा भी गलत मुड़ लेना, सेम टोन में टर्न राइट, सेम, कोई गुस्सा नहीं करता उसको, कोई टेंशन नहीं होती उसको। आप पूरे दिन करोड़ दफा गलत मुड़े, टर्न राइट, वो आराम से लगे होगी। ये जज्बा किसी के अंदर अगर पैदा हो जाए ना, कमाल है, कमाल खीर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया अपने को खादिम है घर में, उसको 70 दफा दिन में माफ करो, 70 दफा भी करे, तीसरी चौथी दफा गड़बड़ करे, आप जो है वो शाउट, आप नहीं कोई और, मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा, आप तो माशाल्लाह सारे। पॉइंट नंबर 5, साथ वाले बबलू को देखे मुस्कुराएं, फिर हम आगे चलते हैं। ये सीरियस बन के ना क्लास में ना बैठा करें। मोहतरम सर आसिफ साहब कहते हैं जी मैं पाकिस्तान में 365 डेज रुका। अब सर आसिफ को देख के सोच रही हूँ ये रेजिडेंट लग रहे हैं नॉन रेजिडेंट, तो ये क्या है जी, रेजिडेंट। पाकिस्तान सोर्स इनकम, सर आसिफ ने कॉलेज से इनकम कमाई, पाकिस्तान सोर्स इनकम, पाकिस्तान में बैठे ना हम, तो सर आसिफ ने पाकिस्तान से इनकम कमाई, पाकिस्तान सोर्स इनकम। अच्छा यार अब हर बात जो है ना वो हर एक को आगे बताने वाली भी नहीं होती, क्लास तक ही रखिएगा। सर आसिफ का जर्मनी में एक पेट्रोल पंप है, तो ये हंस लें पहले, ठीक। अच्छा जी, तो ये कौन सी इनकम है इनकी, फॉरेन सोर्सिंग। तो भाई एफबीआर वाले, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले सरासे से पूछेंगे कि भाई आपने पाकिस्तान में कितना कमाया और भाई आपने बाहर के मुल्क में कितना कमाया, दोनों इनकम्स के बारे में सरासे से सवाल किया जाएगा। एक सवाल मरने के बाद होने हैं और एक सवाल ये मरने से पहले होंगे जो एफबीआर वाले करेंगे। अच्छा, श्रीलंका का प्लेयर है मुरलीधरन, पता नहीं वालिदैन ने क्या सोच के रख दिया नाम, मुरलीधरन 10 दिन के लिए कजाफी स्टेडियम आया और लोगों को बोल्ड करके लोगों के छक्के छुड़ा दिए। तो श्रीलंका से क्रिकेट मैच खेलने आया और इधर मैन ऑफ द मैच बना। लेकिन क्योंकि मुरली 10 दिन से 365 नहीं 183 डेज से कम रुका है, इसलिए मुरली को हम कहेंगे अबे मुरली तू तो नॉन रेजिडेंट लगे हमें, तो मुरली विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब हम मुरली से ये तो पूछेंगे अबे तुझे मैन ऑफ द मैच कजाफी स्टेडियम में बंदों को बोल्ड करके कितना मिला, लेकिन मुरली से ये नहीं पूछेंगे तूने 355 दिन श्रीलंका में क्या किया, वो माइंड कर जाएगा। तो इसलिए मोहतरम नॉन रेजिडेंट को एक बहुत बड़ा बेनिफिट अवेलेबल है कि नॉन रेजिडेंट की बाहर की इनकम हम पाकिस्तान में नहीं पूछते। अगर सरासे कहते हैं मैंने इधर 10 कमाया और इधर 2 कमाया, तो एफबीआर वाले कहेंगे आप 12 पे टैक्स दें।
और अगर सलासी कहते हैं और अगर मुरली साहब कहते हैं मैंने इधर 3 कमाया, मैंने इधर 4 कमाया, तो हम उन्हें कहेंगे आप सिर्फ 3 पे टैक्स दें। यू आर नॉट सपोज्ड टू पे टैक्स ऑन योर फॉरेन इनकम। इसको नोट कर लें और 0.5 और 6 पढ़ लें। नहीं, इस साल 0 आंडा। जल्दी नोट करो। नहीं, सेक्शन के नंबर याद नहीं करने भाईजान। पाकिस्तान में जो कमाएगा उसको लगेगा। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में जो आएगा हम उसे टैक्स लेंगे, उसकी जान भी लेंगे। पाकिस्तान में आके कमा रहे पैसे, उसे क्यों ना टैक्स लें। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन मीट मी आफ्टर क्लास। कैंडी बिस्किट है। अच्छा जी पॉइंट नंबर 5 और 6, द इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट कहां से हो गया? 0.5 में कह रहा हूं। द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन सलासिफ अंडर अ हेड ऑफ शैल बी कंप्यूटेड बाय एडिंग पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड जान ले लो रेजिडेंट की, उसकी पाकिस्तान की इनकम पे भी टैक्स मांगो और फॉरेन इनकम पे भी। एंड द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट मुरली अंडर अ shall be computed by considering only amounts that are Pakistan source income. Considering means adding only amount that are Pakistan source income. कोई चीज कोई बात समझ ना आ रही हो फौरन पूछ लिया करें। एक साहब ने अगले दिन जाके बताया कि एक दफा आपने मुरलीधरन बोला था, उसके बाद बार बार मुरली बोल रहे थे, तो मुझे पता नहीं लगा कि किसकी बात हो रही है। इसलिए खुल के बता दिया करें किसकी बात हो रही है। तो धरन वाले मुरली की बात हो रही है। ओके, सो द रेजिडेंट ने पाकिस्तान वाली इनकम पे टैक्स जमा कराना है, बाहर वाली पे भी। नॉन रेजिडेंट ने सिर्फ बाहर वाली इनकम पे इसने टैक्स जमा हमें पाकिस्तान में आके नहीं कराना। अब अगर किसी को ये मसला हो, नहीं तकलीफ ना बोला तो मुनासिब नहीं। अब अगर किसी को ये मसला हो कि सर आसिफ जर्मनी के अंदर आसिफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स जमा करा रहे हैं जर्मन गवर्नमेंट को, तो वो भी तो टैक्स जमा करवा रहे हैं। अब उधर जर्मनी वाले भी टैक्स ले रहे हैं, इधर पाकिस्तान वाले भी टैक्स ले रहे हैं, तो हमारे सर का क्या बनेगा? दोनों मुल्कों में लोग टैक्स ले रहे हैं। तो इस सवाल के जवाब के लिए वेट करें चैप्टर 6 का। ओके, हर गाय पेज 8 पे आए। अच्छा, ये कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज जो हैं वो अपनी वर्कर की वेलफेयर के लिए, अपनी वर्कर की वेलफेयर के लिए पैसे अलग करके रख देती हैं, क्योंकि कंपनी पे ज़कात नहीं लगती। यानी आपने नेस्ले वालों को कभी ये नहीं सुना होगा, नेस्ले वाले रो रहे हैं अगर मैम हम मर गए ज़कात दिए बगैर तो हमारे साथ कवर में क्या होगा। तो नेस्ले वाले इस चीज़ पे आपको कभी रोते हुए नहीं मिलेंगे, रॉयल फैन वाले कभी रोते हुए नहीं मिलेंगे। इसलिए कंपनीज वाले क्या करते हैं? कंपनीज वाले अपनी वर्कर की वेलफेयर के लिए कुछ पैसा अलग करके रख देते हैं। जिस तरह घर के अंदर कोई गल्ला होता है, वो किसी चीज़ के बनाने के लिए, घर में कोई चीज़ खरीदने के लिए अलग करके रख दिया जाता है। तो इसी तरह एक गल्ला होगा, एक फंड होगा, एक बास्केट होगी जो कंपनी बनाएगी। उस बास्केट के अंदर कंपनी पैसे रखेगी। इस बास्केट में जो पैसे रखे जाएंगे इनका नाम होगा वर्कर वेलफेयर फंड के तहत रखे गए पैसे। ये पैसे भी टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए ज़कात की तरह माइनस कर दिए जाएंगे। लेकिन इसका न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, बिकॉज ये रूल कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है और कंपनी के न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। बल्कि जो स्मॉल कंपनी का कल हमने बात होगी, अच्छा इधर देखें, अब बल्कि जो स्मॉल कंपनी का कल हमने रेट पढ़ा था 20% और दूसरी कंपनी का रेट पढ़ा था
29%। वो रेट हम पूरे सिलेबस में कहीं यूज नहीं करेंगे, बिकॉज कंपनी का न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कंपनी की कोई भी ऐसी बात आएगी तो वो थ्योरी की हद तक हम पढ़ा करेंगे, न्यूमेरिकल बना के नहीं समझा करेंगे। तो टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए आम लोग ज़कात माइनस करते हैं, और टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए कंपनीज वर्कर वेलफेयर के पैसे माइनस करती हैं ज़कात की तरह। पढ़ें जी। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। बस बात यहाँ पे खत्म हो गई है, आगे सारी जो है वो लॉ का नाम लिखा हुआ है और कोई कंडीशन लिखी हुई है, बात बस यहाँ खत्म हो गई है। मेन बात ये है, पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट, आपको डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है, बस इतनी सी बात है। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट, वो पैसे, ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड, जो आपने वर्कर वेलफेयर की बास्केट में डाले हैं पैसे, पर्सन से मुराद कंपनी है यहाँ, पेड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने पे किए हैं। अच्छा, ये पैसे ज़कात एंड रूशल ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं होते, इसका एक अलग कानून बना हुआ है। ये नहीं कि कंपनी 10 करोड़ रुपया वर्कर की वेलफेयर के लिए रख दे। कंपनी जो पैसा वर्कर की वेलफेयर के लिए रखेगी वो किसी कानून के तहत रखेगी, और उस कानून के तहत पैसा तो अपने पास ही रखेगी कंपनी किसी बास्केट में डाल के, लेकिन वर्कर को दे दिया करेगी जरूरत पड़ने पे, अपने एम्प्लॉइज को। इसका जो कानून बना हुआ है उस कानून का नाम है वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस। और अगर वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस नहीं है, यानी कि आप पे एप्लीकेबल नहीं है किसी वजह से, तो फिर कुछ और लॉज भी हैं पाकिस्तान में, और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू, और का मतलब है ना या ये, और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड, जो लगाया है, इनेक्ट लगाना होता है ना, जो लगाया है बाय सूबे की गवर्नमेंट, ये काट दें आगे जो ब्रैकेट है, तो सूबे की गवर्नमेंट ने जो लॉ लगाया है वो लॉ जो है वो भी हो सकता है। तो आला दर्जा तो है आप वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस के तहत पैसे जमा करवाएं, लेकिन वो लॉ अगर कुछ लोगों पे नहीं लगता तो फिर आप किस लॉ के तहत पैसे जमा करवा दें, एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर विच इज एनेक्टेड बाय सूबों ने उसको एनेक्ट किया हो। ये एक अजीब सी बात है, इसको हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इस बात को भी और इस बात को भी। बाकी जो आगे ये लाइनें हैं ये सारी रेपिटेशन है। 60A है सेक्शन 60A, और उसके बाद है 60B। 60A में वर्कर की वेलफेयर के लिए आप पैसे रख रहे हैं, और 60B में पैसे इसलिए रखे जाएंगे कि वर्कर को प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। अगर आपकी कंपनी ने अच्छे पैसे कमाए, अगर आपकी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो उस प्रॉफिट में कुछ पार्टिसिपेशन की इजाजत मिल जाएगी। डेट इज कॉल्ड एज वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। इंग्लिश सारी वही है, एज इट इज देखते रहें, बस लॉ का नाम बदलेगा। A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount. A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of, उधर क्या लिखा हुआ था, A person shall be entitled to a deductible allowance for amount of ज़कात, वो इंग्लिश है जो ज़कात में चल रही है। ऑफ एनी वर्कर, वर्कर तक सेम है, इधर वेलफेयर आ रहे हैं और इधर पार्टिसिपेशन फंड। पेड बाय द पर्सन अंडर, पेड बाय द पर्सन अंडर, इस लॉ का नाम है वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस, इस लॉ का नाम है कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट। आगे अंग्रेजी अल्लाह का शुक्र है सेम है। और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू, और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर्स, वर्कर्स इधर वेलफेयर का नाम है और इधर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन। आगे भी लिखा हुआ है इनेक्टेड बाय सूबा, इधर भी लिखा हुआ है इनेक्टेड बाय सूबा। तो ये जो स्काई ब्लू वाली लाइनें हैं ये सिर्फ डिफरेंट है। तो वर्कर की वेलफेयर के लिए अगर आप पैसे रखेंगे तो उसका नाम वेलफेयर फंड हो जाएगा। वर्कर को प्रॉफिट में से कुछ बांटेंगे, अगर आपके अच्छे प्रॉफिट्स आ गए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। इट इज जस्ट लाइक ज़कात, इंडिविजुअल्स को ज़कात माइनस करने की जाती है, कंपनीज को ये फिगर्स माइनस करने की जाती है। बोनस भी हम पढ़ेंगे सैलरी चैप्टर में जाके। अच्छा, अब वो निकाल लें जो क्वेश्चन 17 दिया था परसों होमवर्क। जी, शेयर होल्डर नहीं है, फिर भी अगर अच्छा प्रॉफिट आ जाए तो हम खुशी में वर्कर को दे देते हैं। In the view of provisions of income tax ordinance 2001 and rules made there and determine the residential status of the following persons for tax year 2013। 13 का मतलब है यकम जुलाई 12 से 30 जून 13। पॉइंट नंबर 1, रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया। रमीज सऊदी अरेबिया चला गया ऑन 24 दिसंबर 12। तो फिर जुलाई में किधर था, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में 23 दिन लिखूं 24 दिन लिखूं, प्रोसीडेड टू सऊदिया ऑन 24 को सऊदिया गया। तो बजाहिर ये लग रहा है कि 24 की टिकट कराई होगी, तो 24 की अगर टिकट कराई होगी तो 24 को पार्ट ऑफ डे पाकिस्तान ही रहा होगा ना फिर, तो इसलिए मैंने 24 को काउंट किया है। प्रोसीडेड टू सऊदिया ऑन 24।
to assume the responsibilities on his new job. He visited Karachi from 20 जून to 24 जून. इसका मतलब जनवरी में भी सऊदी अरब था, फरवरी में भी सऊदी अरब था, मार्च में भी सऊदी अरब था, अप्रैल में भी सऊदी अरब था, मई में भी सऊदी अरब था. वो जून के महीने में आया कराची 20 से 24 जून किसी सेमिनार के लिए, लेकिन वो सेमिनार कैंसिल हो गया. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने पढ़ा था सिर्फ ट्रांजिट फ्लाइट को आपने काउंट नहीं करना, बाकी सारे डेज को आपने टोटली काउंट करना है. इसलिए ये घुमाइयां फिराइयां, सेमिनार था फिर कैंसिल हो गया और छोड़ पड़े. कराची तो पाकिस्तान में है ना, और मीज भी कराची है, तो बस ये दिन काउंट कर लें आप. 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन टोटल बन गया 182. Therefore, he will be considered as a non-resident individual. इसको नॉन रेजिडेंट समझा जाएगा. चलें जी, पॉइंट नंबर 4. स्मिथ, नाइजेरियन फुटबॉल कोच, केम टू पाकिस्तान on 28 फरवरी. गया कब ये नहीं बता रहा, ये बता रहा है आया कब. पाकिस्तान आ गया 28 फरवरी को और पाकिस्तान छोड़ के चला गया 14 अगस्त के कुछ दिन बाद, 31 अगस्त 13 को. अब ये 31 अगस्त 13 हमारे साल के बाहर गिर रहा है, क्योंकि हमारा साल 30 जून 13 को एंड हो रहा है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा अरसा कौन सा है, तो हमारा अरसा है 1 जुलाई 12 से 30 जून, और ये 30 जून 13 के बाद भी पाकिस्तान रहा है जुलाई एंड अगस्त. लेकिन हमारी बला से पाकिस्तान किस दिन आया, 28 फरवरी को, एक दिन. मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये तो दिन ना होने के बराबर बनने हैं. 180 कहां पहुंचने 183 पे, 123. Therefore, Smith will also be considered as a non-resident individual. Is it so? Is it so? Okay. खलील बबलू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम कर रहे पिछले 3 साल से, और इसकी पोस्टिंग हुई हुई है जिनेवा में फ्रॉम 1 अगस्त 12 टू 30 जून 13. 1 अगस्त 12 से 30 जून 13 जिनेवा में रहा. तो ये अरसा जो है वो जिनेवा में रहा और ये अरसा पाकिस्तान में रहा. तो दिखने में पाकिस्तान में 31 दिन रहा, लेकिन दिन काउंट नहीं करने, बिकॉज ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल. अली एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं, बस पार्टली पाकिस्तान में है तो बात खत्म. कंपनी के केस में देखा जाता है होली पाकिस्तान में हो ना 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 पुत्र, मैं नोट्स में लैपटॉप बंद की था, मैंने कहा इट्स ओवर, कट नोट्स. अच्छा जी, अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 का बी. टाइम किसका हो गया, जवानी का? अभी तो 2 मिनट पड़े हैं भैया. 5 का बी. वन ऑफ योर क्लाइंट विच इज सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी. आपका एक कस्टमर है, उसका बाप बाहर के मुल्क में रहता है, यानी कोई बड़ी कंपनी, पेरेंट कंपनी बाहर के मुल्क में है, उसकी कोई छोटी कंपनी पाकिस्तान में है. वन ऑफ योर क्लाइंट विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी. इधर पाकिस्तान में कोई कंपनी है जो आपकी क्लाइंट है, कस्टमर है, उसकी बड़ी कंपनी बाहर के मुल्क में है. पाकिस्तान की कंपनी अपना ईयर, अकाउंटिंग ईयर बदलना चाहती है 30 जून से 31 दिसंबर. अबे क्यों बदल रहे हैं, क्या कंपेलिंग नीड है तुझे, क्या मसला पड़ गया तुझे, क्या मसला है आपको? मेरे अब्बू का भी ईयर एंड यही है, मैं बच्चों के, मेरे अब्बू का भी ईयर एंड यही है. अच्छा चल ठीक है. कहते मेरे अब्बू का ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो मेरा ईयर एंड भी 31 दिसंबर होना चाहिए, मैं और अब्बू एक एक, तो इसलिए ये मैं कर दूं. अच्छा गलती उसने ये की, हमारे से मशवरा मांग लिया. एडवाइस, आपने उसे मशवरा देना है. एडवाइस द क्लाइंट अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू. वो 30 जून से 31 दिसंबर जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप बता दें क्या करें. मेरे भाई जो सवाल के अंदर सवाल है वो आपको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया. बचपन में टीचर कहा करते थे सवाल में से सवाल ढूंढो, तो ये सवाल में से सवाल है जो येलो में हाईलाइट किया हुआ है. सवाल है रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर. क्या शराइत हैं चेंज इन टैक्स ईयर की? रिक्वायरमेंट्स. सबसे पहले रिक्वायरमेंट है अब्दुल्ला भाई, यू आर सपोज टू राइट एन एप्लीकेशन. आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, किसके नाम? अब्बू के नाम, मम्मी के नाम नहीं, कौमी के नाम, कमिश्नर के नाम. आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है पॉइंट 3 के तहत. अ बंदा में अप्लाई, यू विल अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर. कमिश्नर साहब मुझे अलाउ कर दें 12 महीने यूज करना अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर एज स्पेशल टैक्स ईयर. तो आपने कमिश्नर साहब की सामने दरबार में जाके एप्लीकेशन देनी है. कमिश्नर अगर आपको चाहे तो इजाजत दे देगा. कब? द कॉमी शैल ग्रांट द परमिशन ओनली इफ द बंदा हैज शोन अ कंपेलिंग नीड. अब आपने नहीं बीच में अपनी अंग्रेजी नहीं फिट करने लग जाना. व्हाट आई फील दैट इट इज अ कंपेलिंग नीड because the year end of the Abu is 31 December, so the year end of Putra should also be 31 December. बस फिलहाल आपने ये लिखना है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं.
तो रिक्वायरमेंट आपने ये 3 वाली बतानी है और 5 वाली बतानी है, दैट्स एनफ। लेकिन इसको एक दफा पढ़ के आइएगा 3 और 5 वाले को, फिर कोई मसला हुआ तो कल इंशाल्लाह उसको हल नहीं करेंगे।